हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 7 हिंदी ग्रामर लेसन 3 शब्द विचार। आज आप सभी को शब्द विचार के विषय में बताया जाए। शब्द होता है, जो शब्द होता है वो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। इसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए मोहन। अब मोहन बना कैसे है? तो वर्णों के सार्थक समूह से ही बने हुए हैं। जैसे माँ हलंत प्लस ओ प्लस भा हलंत प्लस छोटा आ प्लस ना हलंत प्लस छोटा आ। तो ये सभी जो वर्ण, इन्हीं सभी को मिलाकर क्या बना हुआ है? एक शब्द बना हुआ था मोहन। अब इसमें जितने हैं सभी क्या है? वर्ण है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कितने? 6 वर्ण मिलकर के क्या बना आपका? मोहन एक शब्द बना। इसका मतलब हुआ दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। तो आज आप सभी लोग इसी शब्द के विषय में ही पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे शब्द के भेद। तो जो शब्द के भेद हैं ये 4 आधार पर हैं। शब्द के जो भेद कितने आधार पर हैं? 4 आधार पर किए गए हैं। तो एक एक आप लोग देखेंगे। जो पहला है, पहला आपका आ जाएगा उत्पत्ति के आधार। पहला आपका आएगा उत्पत्ति के आधार पर। पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर आएगा। तो उत्पत्ति के आधार में सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा तत्सम। अब ये तत्सम शब्द होता क्या है? तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आए बिना किसी परिवर्तन के, जैसे कि तैसे लाके उसे संस्कृत से हिंदी में रख दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अर्थात संस्कृत वाले शब्द होते हैं। जैसे भी कह दिया जाए अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। यदि भी कहा जाए निशा, ये भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। या कह दिया जाए अग्नि, अग्नि निशा, ये सभी तत्सम में आएंगे। दिवस है, दिवस भी आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द ही आपका होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आता है तद्भव। अब तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन अपना रूप को परिवर्तित कर लिए, उसे क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, ये संस्कृत में था, संस्कृत से ही आए हैं लेकिन आकर के अपना रूप बदल कर किसी दूसरे रूप में आ गए, अर्थात उसका बिगड़ा हुआ रूप। अग्नि है तो क्या हो जाएगा? तद्भव में आएगा तो आपका हो जाएगा आग हो जाएगा। निशा में क्या होता है? रात होता है। दिवस में क्या हो जाएगा? आपका दिन हो जाएगा। अब देखिए ये संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम कहलाते हैं। और संस्कृत से आके अपना रूप जब बदल लिए तो क्या हो गए? तद्भव। अग्नि मीन्स आग, निशा मीन्स रात, दिवस मीन्स दिन। तो आग है, रात है, दिन है, ये सभी किसमें आ जाएंगे? आपके तद्भव में आ जाएंगे। अग्नि है, निशा है, दिवस है, किसमें आते आएंगे? तत्सम में आ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे देशज शब्द क्या होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे देशज। देशज शब्द उसे कहते हैं जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हुआ या जिसकी उत्पत्ति का कुछ पता ही ना हो, कहाँ पर हुआ, उसे क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। इसमें दिया गया ये हिंदी में प्रयुक्त वे शब्द जो किसी अन्य भाषा में नहीं बल्कि हिंदी के स्थानीय शब्द हैं, इनकी रचना किसी आधार पर नहीं हुई है। जैसे खटपट, गड़बड़, ये सभी क्या है? देशज शब्द हैं।
खटपट है, गड़बड़ है, ये सभी क्या है? देशज शब्द, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई, हमारे देश से बाहर उसकी उत्पत्ति ना हो, उसे क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 देखेंगे आपका विदेशज, आपको दिया गया विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द को ही विदेशज भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर विदेशी मिलता है और कहीं कहीं पर विदेशज शब्द भी। अब इसका मतलब क्या होता है? अर्थात जो विदेशी शब्द होते हैं या विदेशज शब्द होते हैं, इनकी उत्पत्ति हमारे देश में ना होकर किसी दूसरे देश में होती है, उसे कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, ये सभी क्या होंगे? विदेशी होंगे। जैसे अरबी में क्या आ जाएगा? अखबार, अदालत, आदत, इज्जत, ईमान, गरीब, दीन, दुआ, दौलत, नकल, फकीर, ये सभी क्या अरबी शब्द हो जाएंगे। फारसी में क्या आ जाएगा? अंदाज है, अचार है, आदमी, आबो हवा, आमदनी, ये सब किसमें आ जाएंगे? सब फारसी में आ जाएंगे। ऐसे अंग्रेजी का है अपील है, आइसक्रीम है, स्कूल है, कॉलेज है, डॉक्टर है, ये सभी क्या है? अंग्रेजी शब्द। पुर्तगाली में आ जाएगा आलपीन है, आलमारी है, इस्पात है, ये सभी क्या होंगे? पुर्तगाली से तुर्की हो जाएगा, काजू है, कुर्ता है, पुली है, चाकू, चिक, ये सभी क्या है? पुर्तगाली में चले, वो तुर्की में चले जाएंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट, रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा पॉइंट देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। अब इसमें क्या होगा? रचना या बनावट, पहला आपका आ जाएगा यौगिक, फर्स्ट आएगा आपका यौगिक। अब यौगिक में क्या होगा? यौगिक में क्या होता है? जोड़ होता है, ठीक है। जो दो शब्दों की योग से बने हुए उन्हें क्या कहलाएंगे? वो यौगिक कहलाएंगे। क्लियर? वे दो मतलब कि दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे भी कह दिया जाए हिमालय, अब ये दो शब्दों के योग से बने हुए हैं, एक आपका हो जाएगा हिम और प्लस आलय। ऐसे शब्द जब मिलते हैं जो दो शब्दों के योग से बने, उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे डाकघर, तो क्या हो जाएगा? डाक प्लस घर हो जाएगा, डाकघर हो जाएगा। मान ली दे दिया जाए पुस्तकालय, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। ऐसे शब्द का कहा जाता है यौगिक शब्द कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे ऋण शब्द क्या होता है। नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे ऋण। ऋण उसे कहते हैं कि जिस शब्द को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें और दोनों का कोई अर्थ ही ना निकले, उसे क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पानी कहा जाए, अब इसको अगर हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, दोनों कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। पा प्लस नी, ना पा का कोई मतलब निकला, ना ही ना का कोई मतलब निकला, इसे क्या कहेंगे? ऋण शब्द कहेंगे। और जो आपका यौगिक था वो दो शब्द से बने होते, लेकिन दोनों शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। और ऋण शब्द में क्या होता है कि अगर उसे अलग कर दिया, उसका कोई अर्थ ही ना निकले, उसे ऋण कहेंगे। मान लीजिए नदी दे दिया जाए, तो ना प्लस दी, दो में डिवाइड किए, दोनों कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो क्या आपका हो जाएगा? ऋण शब्द हो जाएगा। आपके बुक में जैसे है, जैसे कपड़ा दिया गया है, मान लीजिए कपड़ा दिया गया है, अब इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकले। मान लीजिए हमने कर दिया कप प्लस अड़ा, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऋण शब्द हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे योग ऋण। जो आपका शब्द है इसमें तीसरा
रूढ़ हो जाता है। इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, एक ही बार में आप लोग समझ जाएंगे। इसमें जो होता है जितने भी बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में जितने भी शब्द आते हैं सभी योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, दो शब्द तो हो जाते हैं, अर्थात योग तो हो जाता है। अब देखिए बना किससे है, योग प्लस रूढ़, मतलब पहले योग होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए आपको दशानन, तो हो जाएगा 10 प्लस आनंद। योग तो हो रहा है, ये टाइप योग तो हो रहा है, लेकिन दशानन किसी तीसरे अर्थ को लेके आ रहा है, अर्थात रावण यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये दोनों अपने स्थान पे क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। यहाँ पे तीसरा कोई आ रहा, अन्य कोई आ रहा, इसका मतलब किसमें चला गया, रूढ़ में चला गया। तो पहले योग हुआ उसके बाद रूढ़ हो गया, तो इसे कहते हैं योग रूढ़। जितने भी बहुव्रीहि समास में जितने भी आते हैं शब्द सभी योग रूढ़ के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें होता क्या है, पहले योग होता है उसके बाद कोई तीसरा आकर उसे रूढ़ कर देता है, अर्थात बेकार कर देता है, इन दोनों कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तीसरा आ जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके थे रचना या बनावट के आधार पर। इसके बाद आप लोग देखेंगे अर्थ के आधार। अब अर्थ के आधार पे आप लोग देखेंगे इसमें कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके 4 ही होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला है विलोम, आप सभी लोग जानते हैं इसके बाद। विलोम मीन्स क्या होता है, विपरीतार्थक अर्थात उल्टा, जैसे रात का दिन, सुबह का शाम, ये सभी क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, तो आप लोग जान ही रहे हो। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची उसे कहते हैं जो समान अर्थ देते हो, उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कमल है, कमल क्या पंकज होगा, सरसिज होगा, सरोरु भी होगा, पंकज को हो जाएगा। जल का वार, तोय, अंग, तो सबका एक ही मतलब हो रहा। कमल तो है, पंकज में से भी कमल होगा, सरसिज में से भी कमल होगा, सरोरु में से भी कमल ही होगा। अर्थात जो समानार्थी शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। आपका तीसरा पॉइंट है अनेकार्थी, ऐसे शब्दों एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। जैसे अंबर मान लो, अब अंबर में क्या क्या हो सकता है, आकाश भी होगा, वस्त्र भी हो सकता है और कपास भी होगा। अंबर में क्या क्या हो सकता है, आकाश भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है और कपास भी हो सकता है। और कपड़ा को क्या वस्त्र भी कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इसके बाद है एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द क्या होता है, जिसके केवल एक ही अर्थ हो, उससे ज्यादा अर्थ ना हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूजा है, कपड़ा है, पहाड़ है, साहस है, मान लीजिए मोबाइल है, कलम है, रजिस्टर है, किताब है। अब किताब पाओ, किताब कुछ तो होगा नहीं, ये सभी किसमें है, एक आर्थिक शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकले, दूसरा ना निकले। इसके बाद आपका आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या होगा, क्या क्या आएगा इसमें। प्रयोग के आधार पर दो ही होंगे, एक विकारी शब्द होगा, एक अविकारी अव्यय होगा। एक आपका हो जाएगा विकारी और एक हो जाएगा अविकारी या
अव्यय। ये दो टाइप के आएंगे, चाहे आएगा विकारी शब्द आएगा, चाहे अविकारी या अव्यय शब्द होंगे। अब विकारी क्या होता, अविकारी क्या होता, आपको ये समझना है। विकारी उसे कहते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक इन सभी का प्रयोग करने पे अगर वो बदल सकता है उसे विकारी कहेंगे, और जिसमें नहीं बदलेगा उसे क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहा जाएगा। जैसे मान लो संज्ञा, मान लो संज्ञा दिया गया, क्या केस में आएगा, विकारी में संज्ञा में विकारी हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा आपका हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और क्रिया। अब देखेंगे कैसे होगा। संज्ञा, मान लीजिए मोहन विद्यालय जाता है। अब देखिए संज्ञा मोहन विद्यालय जाता है, सोहन विद्यालय जा सकता है, सीता विद्यालय जा सकती है। अब यहाँ लगाते सीता विद्यालय, क्या हो जाएगा, जाति। जैसे ही जेंडर चेंज किए, लिंग बदले, वैसे इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब संज्ञा भी आपका क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत ही आएगा। सर्वनाम है वह घर जाता है। अब इसको भी बदल सकते हैं, वह की जगह पे हम यह भी कर सकते हैं, तुम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बदल रहा है। जाता के स्थान पे जाति कर सकते हैं, जैसे लिंग बदले क्या हुआ, बदल गया। तो सर्वनाम में क्या हो जाएगा, विकारी शब्द के अंतर्गत। विशेषण, मान लीजिए मोहन अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है, मोहन विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। अब अगर मान लीजिए हम जेंडर चेंज करते हैं, यहाँ पे सीता कर तो सीता अच्छी लड़की है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, विकारी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद क्रिया है, वह जाता है, मान लीजिए। अब जाता है क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पे जाती है भी कर सकते हैं, वह जाती है, वह जाता है, तो क्या हुआ, जेंडर परिवर्तन आ रहा है। चाहे जेंडर है, लिंग, वचन, कारक, विभाग की कोई किसी से भी अगर उसमें बदलाव आ रहा है, बदला जा सकता है, तो सभी विकारी के अंतर्गत आएंगे। जैसे मोहन के स्थान पे सोहन भी लिख सकते हैं, जाता के स्थान पे जाति भी लिख सकते हैं। मान लिया सीता विद्यालय जाती है, संज्ञा में विकार उत्पन्न हो रहा है, विकारी हो जाएगा। ऐसे वह घर जाता है, वह घर जाति भी हो सकता है, इसलिए इसे विकार उत्पन्न। ऐसे विशेषण में अच्छा का अच्छी हो सकता है, जाता का जाति हो सकता है। तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, विकारी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे, अविकारी या अव्यय शब्द। अब इसके देखेंगे अविकारी और अव्यय शब्द। इसमें भी कितने, इसमें भी 4 आते हैं, 1 2 3 और 4। इसमें क्या क्या है, जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और क्या आएगा आपका, संबंध बोधक आ जाएगा, और क्या आएगा, संबंध बोधक आ जाएगा, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। इन्हीं 4 पॉइंट पर ये जो चारों हैं सबको अविकारी या अव्यय कहा जाता है। इसे मतलब अव्यय है क्या, अव्यय उसे कहते हैं जिसका कुछ व्यय ही ना हो। जैसे क्रिया विशेषण, जैसे वह धीरे धीरे जाता है, दे दिया जाए वह धीरे धीरे जाता है। अभी धीरे धीरे क्या है,
क्रिया की विशेषता बता रहा है। जाता है कैसे जाता है, धीरे धीरे जाता है। हम यहाँ भी बदल सकते हैं, यहाँ भी बदल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वह की जगह पे हम मैं लगा सकते हैं, तब भी आएगा मैं धीरे धीरे जाता हूँ, यहाँ बदलेगा। यहाँ सीता लगा दिया अगर हम, सीता तभी धीरे धीरे जाती है, मोहन धीरे धीरे जाता है। क्रिया भी बदलो, वचन भी बदलो, लिंग भी बदलो, कुछ भी बदल रहा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसी को कहते हैं अविकारी अव्यय, और इसको क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, पहले ये आप लोग समझ लीजिए। जो संबंध बोधक होता है ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, और जो समुच्चय बोधक होता है ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है। संबंध बोधक दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करेगा, समुच्चय बोधक क्या करेगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे संबंध बोधक मोहन और सोहन घर गए, अब इसको भी हम बदल दें, इसको ही बदल दें, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, संबंध क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे, और ये क्या है, संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक में क्या हो जाएगा, मोहन विद्यालय जाता है किंतु पढ़ाई नहीं करता। मोहन विद्यालय जाता है किंतु पढ़ाई नहीं करता है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है किंतु, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक, अर्थात सभी का बोध करा रहा है। दो शब्दों का बोध ना करा कर सभी का बोध करा रहा है, तो दोनों में यही अंतर है, इसको भी समझ लेना आप लोग। संबंध बोधक में दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, और समुच्चय बोधक में दो वाक्यों को जोड़ने का। फिर विस्मयान बोधक आप जानते ही हैं, जैसे हे है, वो है, अरे है, जिसमें आश्चर्य एकाएक कोई घटनाएं घटती है। जैसे कह दिया अरे, ये लग जाएगा, अरे आप आ गए, अरे आप आ गए। जैसे मान लीजिए किसी की आने की सूचना आपके पास नहीं है, एकाएक वो व्यक्ति पहुंचा, आप उसे अरे आप आ गए, तो इन सबको हम बदल दें, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये सभी क्या होते हैं, अविकारी अव्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा आता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयान बोधक, और ये दोनों सबसे मेन पॉइंट हैं। इसको ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें शब्दों को जोड़ता है और इसमें वाक्यों को जोड़ता है। अगर कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े कि दो वाक्यों को कोई जोड़ रहा है तो कुछ नहीं सोचना, समुच्चय बोधक आपको लगा देना। अगर दो शब्दों को जोड़ रहा है तो भी कुछ नहीं सोचना, बस संबंध बोधक लगा दिए। इस प्रकार का साइन दिखाई पड़ा तो भी नहीं सोचना किसमें आ जाए, विस्मयान बोधक में आ जाएगा। है क्या, कुछ नहीं है। बाकी जो एक्सरसाइज है आप लोग फिलअप करेंगे, फिर इसके बाद PDF बनाकर आप सबके पास से भेज दिया जाएगा। ओके।